हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रुकमनी की तरफ से जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जो निचोड़ आता है उसको देखने वाले हैं, जिसको क्लास नोट्स नाम दिया गया है। और इसमें हम लोग ज्योग्राफी देखने वाले हैं। डेली 12 बजे दिन में पॉलिटी का क्लास आता है। ठीक है, फिर 2 बजे आपका हिस्ट्री का क्लास आता है, 4 बजे ज्योग्राफी का क्लास होता है जो अभी 4 बजे हम लोग क्लास कर रहे हैं। और फिर जो है 6 बजे आता है बायो का क्लास। रात को 8 बजे स्टैटिक जीके का एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया जाता है। और दिन में 10 बजे कम्युनिटी में करंट अफेयर पोस्ट कर दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी 10 से 8 जो है इस चैनल पे अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको क्लासेस मिलते रहेंगे। मिलते हैं, चलिए आगे हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल, उसके बाद देखेंगे विश्व का भूगोल। तो अभी भारत के भूगोल में हम लोग देख रहे हैं भारत की मिट्टी। भारत का भूगोल लगभग खत्म होने वाला है। हम लोग लास्ट स्टेज मतलब लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। अप्रोक्स 2-3 चैप्टर और बचा है, उसके बाद भारत का भूगोल खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग भारत का मृदा आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो 7 नंबर चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की मृदा। तो इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, इसको हमने जूम कर लिया। अब क्या करते हैं, इस थोड़ा सा जो पेन का मोटाई है इसको कर लेते हैं पतला। ठीक है, अब सही है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं भारत की मिट्टी, चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मृदा संसाधन की बात किया गया तो पेडोलॉजी जो होता है वो मृदा का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा का अध्ययन के नाम से जानते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करता है। क्या करता है? वो विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करता है, क्योंकि अब हम लोग भी मानव हैं। ठीक है, मानव क्या करता है? धान चावल जो है, गेहूं चावल, ये सब आटा वगैरह खाता है। किससे उगता है? ये धरती से ही निकलती है, धरती पे ही उगता है। जो भी पेड़ पौधे धरती पे ही उगते हैं, जो भी जानवर है उनका भी जो पोषण का जो स्रोत है वो भी धरती पे ही उगता है। तो मृदा जो है हम लोग का स्रोत है पोषण का। मृदा एक जीवंत तंत्र है, कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवंत तंत्र बोलते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में ऊंचावच, जनक शैल अथवा असंस्तरण शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थों के और समय मुख्य कारण है। ठीक है, समय भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि वह लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा बनने में। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु, रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं का निम्नलिखित प्रकार है। ठीक है, यानी भारत को अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। आपको पता है कहीं कहीं की मिट्टी काली होती है, कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की मिट्टी लाल होती है, कहीं की मिट्टी पीली होती है। तो जो लाल और पीला एक ही साथ इंक्लूड करके हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है जिसको हम लोग स्टडी करने वाले गहराई के हिसाब से कहते हैं। इससे क्वालिटी पता चलेगा। गठन, मिट्टी का कितना गठन है इससे पता चलता है। मिट्टी का आयु कितना है, उसमें रासायनिक और भौतिक गुण क्या है। कहीं कहीं की मिट्टी में खनिज लवण ज्यादा मिलता है तो कहीं में फास्फोरस ज्यादा मिलता है। किसी में आयरन का मात्रा ज़्यादा मिलता है, जैसे लाल मिट्टी है इसमें आयरन का मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इसके इसके आधार पर मिट्टी को अलग अलग जो है भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण यानी मिट्टी का वर्गीकरण कैसे हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर की स्थापना 1929 में की गई थी। कब की गई थी? 1929 में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आईसीआर ने भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में मिट्टी को बांटा था। आईसीएआर ने यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित क्रम में वर्गीकृत किया है। ये किसके? यूएसडीए मृदा वर्गीकरण के अनुसार इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। इसको इंसेप्टिसोल्स बोलते हैं। इंसेप्टिसोल्स जो है वह यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल आपको याद नहीं करना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ प्रतिशत याद रखना है। इंसेप्टिसोल्स जो है भारत में 39.74% है। एंटीसोल्स जो है भारत में 28.08% है। एनफीसोल्स भारत में 13.55% है। वर्टिसोल्स भारत में 8.52% है। एरिडीसोल्स 4.28% है। एंटीसोल्स भारत में 2.51% है। मॉलीसोल्स 0.40% है और अन्य जो है वह 2.92% है। टोटल 100% हो गए। ठीक है,
ये जो स्रोत है कहाँ-कहाँ से डाटा लिया गया है, तो भारतीय मृदा राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण, भू उपयोग ब्यूरो, प्रकाशन संख्या 94, यहाँ से इसको क्या लिया गया है, इसका सोर्स है, ये डाटा लिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्पत्ति, रंग, संयोजन के और तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को जो 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी होता है, उसके बाद काली मिट्टी होता है, लाल और पीली मिट्टी होता है, लेटेराइट मृदा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सॉरी, उसके बाद होता है शुष्क मृदा, उसके बाद शुष्क मृदा होता है, फिर लवण मृदाएँ होती है, पिटमय मृदाएँ होती है और वन मृदाएँ होती है। तब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। भारत में अनेक प्रकार के ऊंचावच भू आकृतियाँ, ठीक है, भू आकृतियाँ, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई है, ठीक है। इस प्रकार जो है वो अनेक प्रकार की मृदाएँ विकसित हुई है, ऊंचावच के कारण, भू आकृति के कारण, जलवायु के कारण और वनस्पतियों के कारण। हम लोग देख लेते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। यह जो है वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जलोढ़ मृदा उस मैदान में बनता है जहाँ नदियों की संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा नदियों की प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा जो है वह निर्मित निर्मित होती है। अब उत्तर भारत में आप देखेंगे तो हिमालय नदी, हिमालय से ढेर सारी नदियाँ जो है वह आते रहती है, ठीक है। बहुत सारी नदियाँ का प्रवाह होता है, जो हिमालय की नदियाँ निकल के आते रहती है, वहीं उत्तर भारत में जो है वो जलोढ़ मृदा का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह मृदाएं हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती है। निक्षेप का मतलब क्या होता है? निक्षेप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ वहाँ से एक जगह से उसको हटाकर दूसरे जगह लाया जाना, उसको निक्षेप कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप क्या करते हैं, अगर आप उठते हैं मिट्टी काट के, ठीक है, आप जगह से कोई सामान आप उठाए यहाँ टेबल से और यहाँ से उठाकर कहीं दूसरे जगह ले जाकर रख दिए, ठीक है, तो उसको निक्षेप कहा गया। यानी आप इस टेबल से निक्षेप करके ले जाकर दूसरे रूम में उसको रख दिए। तो नदियाँ भी वही करती है, जो दूर-दूर की मिट्टियाँ अपने जो है प्रवाह के साथ लेते आती है, मिट्टी पानी का जो प्रवाह होता है, ठीक है, उसके साथ धारा के साथ लेते आती है, कहीं दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है, तो वही निक्षेप कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक संकरे गलियारे द्वारा ये मृदाएँ राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। कहाँ तक? राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैली है, ठीक है। कौन सी? ये मृदाएँ। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान की बात की जा रही है। भारत, दक्षिण भारत की मैप है। यहाँ पे आपको पता है पश्चिमी तटीय, पश्चिम, इधर पश्चिमी घाट आता है पश्चिम की तरफ, और इधर पूर्वी घाट, पूरब में पूर्वी घाट स्थित है, ठीक है, पर्वत श्रेणी है। तो इसमें जो क्या होता है, इधर जो होता है और इधर जो पठार पर्वत है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है और फिर जाकर जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है, तो इधर का जो पश्चिमी तट का, पश्चिमी घाट के बाद जो पश्चिमी तट है, समुद्र का जो पश्चिमी तट है, यहाँ भी जलोढ़ मृदाएँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर आने पर मृदा के कणों का आकार जो है वो बढ़ता चला जाता है। अगर नदी के मुहाने जो है, उधर से मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो मृदा के कण जो है क्या होते हैं, मृदा के कण बढ़ता चला जाता है, यानी बढ़ता चला जाता है। और नदी के घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है, ठीक है। जहाँ से जो स्टार्टिंग होती है नदी के, उसके थोड़ा सा आगे आप आइएगा, ठीक है, यानी जहाँ ढाल होता है वहाँ पे मोटे जो है वो कण वाली मिट्टी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी मृदाएँ ऐसी मृदाएँ पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान जैसे द्वार, चोक्षेत्र, तराई और आमतौर पर पाई जाती है। तराई में भी आमतौर पे पाई जाती है मृदाएँ। पर्वतों की तलहटी में पाई जाती है। अब हम लोग जो उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं, जो लोग हैं, जैसे यूपी बिहार कहाँ हुआ? ये हम लोग हिमालय के गोद में, यानी हिमालय के तलहटी में। इसलिए जो भी जो नदियाँ आती हैं हिमालय से, उसके तलहटी में जो हम लोग निवास करते हैं, तो जो भी नदियाँ आती हैं हिमालय पर्वत से, वहाँ के नदियों, वो नदियाँ जो है यहाँ आकर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएँ 2 प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ जिसे हम लोग बांगर कहते हैं, नया जलोढ़ जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। और खादा मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदाएँ बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएँ पोटाश, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनके गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाजों की दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिकतम उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और
जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदाएँ अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं काली मृदा के बारे में। हम लोग सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो जलोढ़ मृदा था उसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है? अब हम लोग काली मृदा के बारे में पढ़ रहे हैं। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर मृदाएं भी कहते हैं। ठीक है? काली मृदाएं कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। जलवायु और जनक शैलों में काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है? तो इसे हम लोग ये कपास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार यानी जो बेसाल्ट क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ठीक है? लावा जनक शैली से बनी होती है। क्या किससे बनी होती है? लावा जनक शैली से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटी तक ये फैली हुई है। ठीक है? तो ये जो काली मिट्टी है यह महाराष्ट्र के क्षेत्र में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, सौराष्ट्र मतलब कहाँ हुआ? गुजरात के क्षेत्र में यह पाई जाती है। ठीक है? गुजरात के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ठीक है? काली मृदा और दक्षिण पूर्व दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों के तट पे पाई जाती है। दक्षिण पूर्व दिशा का मतलब क्या हुआ? यह हुआ भारत का दक्षिण और यह हुआ पूर्व। तो इस एरिया में जो है वह जहाँ गोदावरी और कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है वहां पे भी देखने को मिलती है काली मिट्टी। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ठीक है? काली मिट्टी जो है यह नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी जो है इसमें फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। पीएच मतलब फास्फोरस होता है, एमजी मैग्नीशियम होता है, पोटास जो होता है इसका फॉर्मूला होता है जो कि पोटास जो होता है पोटेशियम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है। ठीक है? गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाता है। ठीक है? गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। ये जो मृदाएं होती है ये गर्मी में क्या हो जाता है? ये गर्मी में दरार पड़ जाता है जिसके कारण वायु का मिश्रण हो जाता है और क्या होता है? इनको गीला करने पे बहुत ज्यादा जो है वो चिपचिपा हो जाता है जिसके कारण इनको जो जोतना है वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है? इसलिए आप देखते हैं जो घर में जो चूल्हा बनाया जाता है, चूल्हा वो ज़्यादातर जो है वो ब्लैक मिट्टी का बनाया जाता है। ठीक है? ब्लैक मिट्टी का क्यों बनाया जाता है? ब्लैक मिट्टी का इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उसमें मजबूती रहे। चिपचिपा होने के बाद जब वो सूख जाता है तो थोड़ा मजबूती उसमें आ जाता है। इसलिए इसकी जुताई जो है मानसून में कर दी जाती है। मानसून में इसलिए कर दी जाती है ताकि बारिश मानसून से प्रारंभ में यानी बारिश की जब संभावनाएँ होने लगती है तभी इसकी जुताई कर दी जाती है ताकि इसमें बारिश होने पे जो है इसकी जुताई करने में समस्याएँ नहीं हो। ठीक है? ताकि जुताई नहीं करने पड़े मानसून आने पे। शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वतः जुताई हो गई हो। अब हम देख लेते हैं लाल और पीली मृदा के बारे में। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नि और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इसका पीला रंग इसमें जलयोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जलयोजन के कारण इसका पीला रंग होता है। लाल रंग लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। महीने कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वरक होती है। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें, फास्फोरस की कमी होती है तथा ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है इसमें। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लेटेराइट मृदा। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं? लेटेराइट मृदा के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देख रहे हैं। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है ईंट। जिसका अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है? लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय यानी पीएच जो होता है इसका 6 से कम होता है यानी जो है यह अम्लीय होती है और अधिकतर गहरी होती है। इसमें सामान्यतः पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। किसमें? लेटेराइट मृदा में जो पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र हो गए, पश्चिमी घाट क्षेत्रों उड़ीसा हो गया, पश्चिमी घाट के क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है?
जहाँ तक इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इसमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावनाएं होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु चाय, कॉफी उगाई जाती है। ठीक है, ये जो मृदाएं होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, उचित तकनीक अपनाकर इस मृदाओं में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी की खेती होती है, और कर्नाटक जो है वो कॉफी के लिए काफी फेमस है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की कपास के लिए अधिक उपयुक्त है, काजू की फसल के लिए। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की जो लाल लेटेराइट मृदा है या काजू की फसल के लिए बहुत अधिक जो है वो उपयुक्त है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक के भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। ठीक है, इस मृदा में, इस मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। ठीक है, इसमें लौह अयस्क और जो है वो पोटास की अधिकता देखने को हम लोग को मिलती है। तो लेटेराइट मृदा देख ली, लेटेराइट मृदा में किसकी किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, कैल्शियम की, लेकिन इसमें अधिकतर मात्रा में लौह ऑक्साइड और पोटास अधिकतर मात्रा में देखने को मिलते हैं। और इस मृदा में जो नए तकनीक का उपयोग करके तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल में चाय की खेती की जाती है तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में कहीं-कहीं काजू की खेती भी की जाती है, जो कभी काफ़ी उपयुक्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 5वां नंबर जो है वो मरुस्थल मृदा या शुष्क मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आम तौर पर रेतीली एवं लवणीय होती है। जो मरुस्थलीय मृदा होता है, यह लाल और भूरा रंग का होता है और ये आम तौर पर किससे कैसी होती है, रेतीली और लवणीय देखने को मिलती है मरुस्थलीय। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये जो होता है इसमें कुछ मात्रा में कहीं कहीं जो है कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसमें झीलों, यहाँ के जो झीलों होते हैं उसके पानी को सुखाकर जो है नमक का उपयोग किया जाता है मरुस्थलीय मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा अपन देख रहे थे एक पॉइंट है कि नहीं। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके कारण मृदा में जल अंतः स्पंदन अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है, कहाँ पे, मृदा के सतह में। किसमें, मरुस्थलीय मृदा में। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो भी रहा है। इसको अच्छी तरीके से, इसको नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और इसको संचित करके कृषि योग्य इसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। वहीं हम लोग देखें तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती है और नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले संस्तरों में कंकड़ों की परतें जो है वह पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं वन मृदा के बारे में। वन मृदा जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है वहां पे पाई जाती है वन मृदा, जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। ठीक है, पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार क्या आता है, बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमछादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है। नदी घाटियों के नीचे क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती है। अब हम लोग देख लेते हैं लवण मृदा के बारे में। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा कहते हैं। लवण मृदा को क्या कहते हैं, ऊसर मृदा भी कहते हैं। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः यह अनुर्वर होती है और इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। लवण मृदाएं में जो होता है लवण की मात्रा अधिक होती है और जो लवण यानी नमक जो होता है वह सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम में सबका ही मिश्रण होता है, इसलिए इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है और इसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा और बढ़ जाती है।
ठीक है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। यानी जो डेल्टा क्षेत्र है उसमें क्या होता है, समुद्री जल आकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर जो है वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है, तो वहाँ पे लवण का जो है निर्माण हो जाता है, यानी लवण का मिट्टी बन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जो लास्ट टाइप देख रहे हैं वह है पिटमय मृदा है। पिटमय मृदा के बारे में देख लेते हैं। ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। ठीक है। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से लेकर 50% तक होती है। ठीक है। पिटमय मृदा की बात की जा रही है, इसमें जो है जैव पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 40 से 50% तक होती है। मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है, अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग तथा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। 1953 में किसका गठन किया गया था, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था 1953 में। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है। जो मृदा का अपरदन जो और बनने की जो क्रिया होती है वो साथ साथ पे चलती है। जैसे आप एक चीज नोटिस करते होंगे कि आप कहीं पे गड्ढा कर दीजिए और कुछ दिन बाद देखिए तो वो गड्ढा ऑटोमेटिक भर जाता है। तो आप अपरदन भी कर दिए और ऑटोमेटिक जो है वो भर भी जाती है। तो बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, ठीक है, यानी वन की कटाई, अति पशुचारण, ठीक है, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार संतुलन जो है वो भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते रहते हैं। बहता जल मृतिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती है और इसे उत्खात मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्खात मिट्टी कहते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें कि चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड खड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत होने को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है, जिसके अंदर बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देता है। ठीक है। इसके कारण क्या होता है, मृदा का कटाव हो जाता है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं समानांतर हल चलाने से जो है वह ढाल के साथ जो है जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहते हैं। जो ढाल वाली भूमि होते हैं, जैसे मान लेते हैं ढाल वाला खेत है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर गलती से भी जो है हल चलाते समय कुछ मिस्टेक कर देंगे तो जो है पानी बह के क्या होती है, नीचे आ जाएगी और नीचे आते आते नीचे चले गए। इसमें क्या होगा, तो जो ये जो है यहाँ पे मिट्टी का भी यहाँ पे अपरदन देखने को मिलेगा। मिट्टी उस पानी के साथ जो है वो भी बहाव में चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जो है वो वाला क्षेत्र जो होता है, ढाल वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ठीक है। इस तरीके से बनाकर, ठीक है, खेती की जाती है, सोपान बना के खेती की जाती है। ठीक है। तो जो ढाल वाली जगह होती है वहाँ पे जुताई की जाती है, उसको हम लोग समोच्च जुताई कहते हैं। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। ठीक है। तो जो जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें आप देखते होंगे कि इसमें क्या होता है, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सीढ़ी जैसे बना दिया जाता है, उसको जोत के उसमें रोप दिया जाता है, फिर ऊपर सीढ़ी जैसे बना के खेती की जाती है।
आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। फसलों के बीच में किसकी घास की पट्टियाँ उगाई जाती है? ये पौने द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को जो है वो पट्टी कृषि कहते हैं। पट्टी कृषि किसे कहते हैं? जब फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है तो उसे हम लोग पट्टी कृषि के नाम से जानते हैं। पेड़ों को कतारों में लगातार रक्षक मेखला बनाना भी पौनों की गति कम करता है। पेड़ों को कतार में लगातार रक्षक मेखला भी बनाना क्या कहलाता है? इसे भी हम लोग जो है वह पौनों की गति को कम करता है। इस रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थानीयकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ठीक है। रेत का जो टीला होता है, इस जो रक्षक पट्टी है, इसके जो है वह रक्षक पट्टी के जो है वह पश्चिम भारत में क्या होता है, रेत के टीलों के स्थायीकरण का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें क्या होता है कि यह जो है पेड़ पौधे को कतार में लगा दिया जाता है, जिसके कारण जो है वह जो रेत के टीले हैं वो अस्थायी रहते हैं, मतलब उनका अपरदन नहीं होता है। तो अपरदन का ऐसे बचाव किया जाता है। वही हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया है और वे प्रदेश के 29 लाख हेक्टेयर भूमि, भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने के लिए जो है वो अधिकार दिया, और तो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 29 लाख हेक्टेयर भूमि को, जो भारत का लगभग 1% क्षेत्र है, उसको जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम लोग भारत की मिट्टी के बारे में देखें, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप इसको याद कर लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर हम लोग 8 में देखेंगे प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी ही देख लेते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम इसको अभी ही देख लेते हैं। ओके। चैप्टर नंबर 8 है कि प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1995 में रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में भू शिखर सम्मेलन 1992 और मई 1994 में याकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम से की गई थी, ठीक है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब 1995 में की गई। इसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक संकट के बारे में पढ़ेंगे और आपदा के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहीं भूकंप, कहीं सुनामी जो आता है प्रकृति के कारण, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई क्षति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात है और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वो उन्हें सहन कर पाए, ठीक है। यानी जो प्राकृतिक आपदा के द्वारा जो क्षति पहुंचाई जाती है, यह भूमंडल का प्रतिघात का क्या है, क्षति है, और इसमें कोई राष्ट्र भी अकेले जो है इससे लड़ नहीं सकता है, ठीक है। यानी अब जैसे सुनामी आ रहा है तो क्या अब अकेले भारत में सुनामी आ रहा है तो भारत भी अकेले नहीं लड़ सकता है। चाइना में भी है तो चाइना भी अकेले प्राकृतिक जो भी चीज़ है उसको खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी देश अकेले चाहे कि हम प्राकृतिक चीज़ें को चेंज करके प्राकृतिक आपदाओं से लड़कर उसको ठीक कर सके तो वो मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि इस प्राकृतिक में सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी प्रकृति के गोद में हैं। 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विश्व कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में याकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया, ठीक है। तो याकोहामा जो है वह रणनीति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय और जैविक के आधार पे। यानी प्राकृतिक आपदा जो होती है वो कैसे-कैसे आती है? वायुमंडलीय आधार पे कौन-कौन बर्फानी तूफान आती है वायुमंडल के कारण, तड़ित झंझावात आती है, तड़ित आती है, टॉर्नेडो आती है, उच्च कटिबंधीय चक्रवात आती है वायुमंडल के कारण, सूखा, काकरापात, पाला, लू, शीतलहर ये सब वायुमंडल में उपस्थित है, वायुमंडल के कारण होता है। वही भौमिक देखें तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमघाव, अवतलन, जो मृदा जो होता है ये सब किससे, ये भौमिक जो है या भौमिक आपदाएँ होती है। कुछ जलीय आपदाएँ होती है जैसे बाढ़ आता है, ज्वार आता है, महासागरीय धाराएँ, तूफान, महोर्मी, श्रीका सुनामी, अपरदन, ये सब किसके कारण होता है? ये सब जलीय के कारण होता है। वहीं जैविक जो देखें पौधे व जानवर उपनिवेशक के रूप में, ठीक है, टीडिया जो होता है, कीट ग्रसन, फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू, ये सब क्या होता है? ये एक जैविक आपदा है, लेकिन ये सब होते किससे? प्रकृति से। जैसे आप कभी-कभी देखते हैं किसी-किसी एरिया में अचानक से जो है वह टीडिया जो टीडा जो होता है टीडी जो होती है जो मतलब कीड़-पतिंगे होता है वो बहुत अधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, तो उसको भगाने के लिए सरकार बहुत सारा प्रयास करती है। जैसे पंजाब के क्षेत्र में ये सब घटनाएँ देखने को आपको मिलती है, ठीक है? तो और कभी-कभी कुछ बैक्टीरिया के कारण, कुछ वायरल के संक्रमण के कारण जैसे अभी कोरोना वायरस था, ये भी क्या था? एक
प्राकृतिक आपदा ही था कोरोना वायरस, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा था और ये नेचर से भी, क्योंकि हम लोग भी नेचर में रहते हैं तो ये नेचुरल चीज़ें ये फैल रहा था। डेंगू क्या होता है, डेंगू भी नेचर में फैलते रहता है, जो पानी गंदा पानी के कारण भी फैलते रहता है। तो ये भी सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसी के बारे में। 1948 से अब तक प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं आई है। 1948 में सोवियत संघ, जो अभी के रूस है, उसमें भूकंप आया था जिसमें 1,10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, इसलिए हम इसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है यह बस जानकारी के लिए दिया गया है। फिर 1949 में चीन में भूकंप आया था, बाढ़ आया था। ठीक है, चीन में बाढ़ आया था, उसमें इतना 57,000 लोग मर गए थे। 1954 में फिर से चीन में बाढ़ आया था। फिर 1965 में पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है, उसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। 1968 में ईरान में भूकंप आया था। 1970 में पेरू में भूकंप आया था, जो एक बड़े मात्रा पे नुकसान पहुंचाया था। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश में फिर से उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। आप देख सकते हैं 5 साल के अंदर में फिर से आ गया था, और उसमें जो आया था 36,000 लोग की मौत हुई थी, और इस समय जो आया था 5 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये चीज़ आप देख रहे हैं 1970 में। फिर 1971 में जस्ट बाद भारत में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था, जिसमें 30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि अगर बांग्लादेश में आ रहा है तो फिक्स है भारत में भी वो चीज़ें आएगी, बंगाल की खाड़ी से अगर उठ रही है तो। फिर 1976 में चीन में आया था भूकंप, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें जो है वह 7 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1990 में ईरान में भूकंप आया था, जिसमें 50,000 लोगों की मृत्यु हुई। 2004 में इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत की संयुक्त तीनों देश में सुनामी आया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से सुनामी उठा था, तो उधर इंडोनेशिया, इधर श्रीलंका और भारत में भी सुनामी आ गया था। इसमें भी 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और यही 2004 में जो सुनामी आया था, इसी में जो हमारा जो सबसे दक्षिणी पॉइंट, जो सबसे दक्षिणी जो है बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ये क्या हुआ था, ये जलमग्न हो गया था, यानी पानी में डूब गया था। 2005 में अरब सागर में जो है वो भूकंप आया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान में काफी जो है वो फैला फैला था, तबाही मचाया था। 2011 में जापान में सुनामी आया था, जिसमें भी 15,842 लोगों की मृत्यु हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को याकोहामा नगर में हुई थी। कब? 1994 में याकोहामा नगर में हुई थी। तो ये सभी आपदाओं को रोकने के लिए दुनिया ने इस पे काम करना शुरू किया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोगों की मृत्यु जो है वह ना हो सके, और जो है जो भी नुकसान होता है वो नहीं हो सके। लेकिन प्रकृति के सामने अकेले जो है किसी को लड़ने की ताकत नहीं है। वहीं 1999 और 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया है। किसको? 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके को साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंप क्षेत्रों में बांट दिया। भारत को कितने? लगभग 5 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया। अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, अति क्षति जोखिम क्षेत्र, मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र, निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र और अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, टोटल 5 भागों में विभाजित किया गया। भूकंप सुमेध क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी, ठीक है, भूकंप सुमेध क्षेत्रों में मतलब क्या हुआ यह जो है भूकंप सुमेध क्षेत्रों में जो है वह उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा के उत्तर में स्थित क्षेत्र तथा अररिया बिहार में भारत नेपाल सीमा के साथ उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला के चारों ओर, कश्मीर घाटी, कच्छ, गुजरात शामिल, ये अति अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र है। यानी इन क्षेत्र में जो है भूकंप के जो आने की संभावनाएं अधिक रहती है, और जो भी भूकंप आएगा उनका तीव्रता अधिक रहती है, और ये नुकसान काफी यानी क्षति जो है अधिक मात्रा में पहुंचाएंगे। वही जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हिमालय और पूर्वी भाग, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बिहार भी इसमें आता है। उत्तरी बिहार, जो उत्तर बिहार जो है यह जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, उसमें जो है वो भूकंप आने की संभावना अधिक रहती है, और क्षति जो है वो अधिक होने की संभावनाएं रहती है। देश के बचे हुए भाग, मध्य तथा निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र में भूकंप से सुरक्षित समझने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन का पठार स्थित भूभाग में पड़ता है। ठीक है, दक्कन के पठार में जो है भूकंप आने की संभावनाएं बहुत कम होती है। अब हम लोग देख लेते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी जो होता है वो कैसे आता है? भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है,
तो परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी कहते हैं, या बंदरगाह लहरें, या भूकंपी समुद्री लहरें कहते हैं इसको। होता क्या है कि जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा है, मान लेते हैं समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है हम लोग, और एक मान लेते हैं बहुत बड़ा बर्तन है, ठीक है, और एक छोटा बर्तन है। अगर इसमें दोनों में पानी भरा हुआ है, ठीक है, दोनों में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो दोनों में जो पानी भरा हुआ है, तो इसमें अगर आप हलचल कुछ होगा, इसमें कुछ डालिएगा, तो जो पानी का तरंगे बनेगा वो इतना ही दूर में रहेगा, ठीक है। तो इसका जो गति होगा ये यहीं पे आके गति खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं समुद्र में बड़े पैमाने पे जब कोई ज्वालामुखी फटता है या कोई हलचल होती है समुद्र के सतह पे, तो यहाँ का जो पानी है वो विस्थापित होता है। तो जब यहाँ की पानी विस्थापित होती है अधिक मात्रा में, तो ये जो पानी होती है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया, एक सेकंड। तो ये जो यहाँ पे अगर ज्वालामुखी फटती है, तो यहाँ के पानी भी विस्थापित होंगे, तरंग बनेगी। तो वही तरंगे जो होती है विस्थापित होकर क्या करती है, ये जो समुद्र की तरंगे है बहुत बड़ी रूप ले लेती है, और यही सुनामी बन के आती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सुनामी कैसे आती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंगे ही पैदा होती है, स्टार्टिंग में बस छोटा रहता है, परंतु कालांतर में जल तरंगे की एक श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि प्रारंभिक तरंगे की ऊंची शिखर और नीचे गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। यही कारण होता है जो है सुनामी आने का। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के परिणाम, तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं। इससे तूफानी क्षेत्र में समुद्र जल भी असाधारण रूप से ऊपर उठा होता है, जिसे तूफान मोहर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब किसी क्षेत्र में, जैसे कोई तटीय क्षेत्र है और इधर पानी है, अगर पानी पे 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर जो है चक्रवात है, तो चक्रवात क्या करता है, अपने साथ समुद्र की पानी भी लेते आता है, जिसके कारण जब भी बंगाल की खाड़ी में देखते हैं अगर चक्रवात आता है, तो यहाँ बिहार तक, ठीक है, देखिए समुद्र कितना दूर है, बंगाल की खाड़ी कितना दूर है, बिहार तक भी बहुत तेज आंधी पानी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो होने लगती है। आप ये चीज नोटिस करते होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें सूखे के प्रकार, ठीक है। ये भी जब सूखा पड़ता है, ये भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा ही है। सूखे पड़ने के कारण जो होता है वह फसलें नहीं उग पाती है, जिसके कारण किसानों को तकलीफ होती है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, ठीक है, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, और इसका सामयिक और अस्थायिक वितरण भी असंतुलित होता है। कृषि सूखा, और इससे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक है, उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता है। जल विज्ञान संबंधी सूखा के बारे में देख लेते हैं। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर जो है वह वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाती है। वहीं हम देखें पारिस्थितिकी सूखा के बारे में। जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है, ठीक है, यानी उत्पादकता में जब कमी होती है और इस परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पारिस्थितिकी सूखा कहलाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा और दीर्घकालिक औसत से 75% कम होती है, तो उसे हम लोग सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। यानी जहाँ वर्षा जो होती है, मौसमी वर्षा जो होती है, वो बहुत दिनों के बाद अगर जो है वो 75% से कम वर्षा होती है, तो उसे सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत, 19%, और टोटल जनसंख्या का 12% जनसंख्या जो है वह सूखे से प्रभावित है। देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, 5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर 30% जो है सूखे क्षेत्र से होता है प्रभाव, सूखे का प्रभाव पड़ता है 30% क्षेत्र में। तो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे राजस्थान में ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात के कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा प्रभावित है। इसमें राजस्थान और जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल है, जहां 90 मिलीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। यानी जो राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो अरावली के पश्चिम में स्थित है, जो अरावली पर्वत ऐसे है, ठीक है, तो इसके पश्चिम में जो भी क्षेत्र स्थित है, जो राजस्थान के, इसमें क्या होता है काफी सूखा देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर भी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
जैसलमेर में अभी हाल ही में त्योहार भी शुरू किया गया था, जो किससे, मरुस्थल से संबंधित है। करंट का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 90 मिलीमीटर से कम वर्षा देखने को मिली है, जिसके कारण ये अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं हम लोग अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में देखें तो इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग और कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, झारखंड के दक्षिणी भाग और उड़ीसा के आंतरिक भाग भी इसमें शामिल है। मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र में देखें तो इस वर्ग में राजस्थान के उत्तरी भाग शामिल है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, ठीक है, गुजरात के बचे हुए जिले, ठीक है, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल है इसके अंदर। ठीक है, यानी ये जो जितने भी ये क्षेत्र है सब मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र है, और भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे प्रभावित है। ठीक है, यानी जो भी सूखा वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वो किधर, इधर पश्चिम की तरफ ही देखने को मिलेगा। सूखे के परिणाम क्या हो सकते हैं? सूखा से क्या होता है, जब सूखा पड़ता है तो पर्यावरण और समाज में सूखे का पानी प्रभाव पड़ता है, फसलें बर्बाद होने लगती हैं, अन्न की कमी हो जाती है, जिससे जो है वह अकाल पड़ जाता है। चारा कम होने की स्थिति को तृण अकाल कहा जाता है। ठीक है, जल आपूर्ति की कमी को जल अकाल कहा जाता है। तीनों परिस्थितियां मिल जाए तो उसे त्रि अकाल के कहते हैं, जो सबसे अधिक विध्वंस होती है। ठीक है, तो जब जल की कमी हो जल अकाल, चारा की कमी हो तृण अकाल, अन्न की कमी हो अकाल कहते हैं, और तीनों मिल जाए तो त्रि अकाल कहते हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियां और अन्य पशुओं की जो है वह अन्य पशुओं की भी मानव अन्य पशुओं की मौसम, मानव प्रवास तथा पशुपालन एक सामान्य परिवेश है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य होते हैं। इससे परिणाम स्वरूप पेय जल संबंधी बीमारी जैसे आंत्र शोथ, हैजा और हेपेटाइटिस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूस्खलन। भूस्खलन जो होता है वो भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक, पर्यावरण, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे जो होता है वो प्रभाव पड़ता है। अब जैसे भूस्खलन में क्या होता है, आप कभी-कभी सुनते होंगे कि उत्तराखंड में भूस्खलन आया तो 5 से 10 दिन क्या हुआ, वो प्रभावित हो गया, वहाँ का क्षेत्र, नेटवर्क बंद हो गया, गाड़ी बंद हो गई, उधर से आना-जाना सब चीज़ बंद हो गया, तो क्या हुआ, वहाँ का जो है आर्थिक स्थिति, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो भी प्रभावित देखने को मिलती है। ठीक है, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र जो क्या होता है, अधिक सुभेद्यता क्षेत्र हिमालय क्षेत्र के सारे राज्य और उत्तरी पूर्वी भाग जो असम को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल है, जिसमें भूस्खलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र। मध्यम और कम सुभेद्यता क्षेत्र में पार हिमालय के कम दृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिम और पूर्वी घाट और दक्कन के पठार के वृक्षी छाया क्षेत्र ऐसे इलाके हैं जहाँ कभी-कभी भूस्खलन होता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन होता है। ठीक है, खदानों और भूमि के धंसने से यहाँ भी भूस्खलन देखने को मिलता है, यानी अधिकतम भूस्खलन आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जहाँ जहाँ नवीन पर्वत होगा वहाँ पे आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा, और हिमालय एक नवीन पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अन्य क्षेत्र के बारे में। देख लेते हैं भारत के अन्य क्षेत्र, विशेषकर राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, असम, कार्बी एंगलोंग को छोड़कर और दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र जो है भूस्खलन युक्त है, ये सब क्षेत्र है। भूस्खलनों के परिणाम क्या हो सकते हैं? भूस्खलन का जो है वो प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग अवरोध हो जाता है, रेल पटरियों टूट जाता है और जलवाहिकाओं में चट्टाने में गिरने से पैदा हुए रुकावटों की गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, एक बार बहुत पहले अप्रोक्स 2015 में क्या हुआ था, उत्तराखंड में एक बार भूस्खलन हुआ था, जिसमें किसी नदी जो था वह क्या हुआ था, भूस्खलन के कारण वो नदी बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, जिसके कारण बहुत बाढ़ की संभावना हो गई थी। तो फिर एयरफोर्स के द्वारा वहां जो है नदी को वहां पे मिसाइल दाग के और उसको जो है मतलब भूस्खलन के कारण उसमें बहुत सारे पत्थर जमा हो गए थे, तो वह पत्थर जो है वह हटाया गया था। ठीक है, ये घटना हम कहीं पेपर में पढ़े हुए थे, अभी याद आया तो आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन कैसे किया था, यानी जो भी आपदाएं ये सब हम लोगों ने पढ़े, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सूखा, ये सब आपदा प्रबंधन है। तो इसको हम लोग कैसे इसका प्रबंधन कर सकते हैं, यानी इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में, जैसे ज्वालामुखी कब आ रहा है इसका कोई पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, सुनामी और भूकंप कब आ जाए इसकी कोई जानकारी
जानकारी किसी को नहीं रहती है, लेकिन जो चक्रवात होता है इसको पता लगाया जा सकता है। मौसम विभाग द्वारा ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता, दिशा और परिणाम आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। आप कभी कभी सुनते होंगे जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होता है तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आंध्र प्रदेश के तट से इस तारीख को टकराएगा, तो वहां से लोगों को खाली कर दिया जाता है। तो क्योंकि चक्रवात के बारे में जो है वह चक्रवात की एक गति होती है, एक दिशा होता है, और यह ऊपर जो सैटेलाइट लगा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोग इसका पूरा डायरेक्शन और कैलकुलेट करते हैं। पूरा कैलकुलेशन निकालने के बाद हम लोग को पता चलता है कि इस राज्य के तट से इस तारीख को इतने बजे टकराने वाली है, एग्जैक्ट टाइम भी पता चलता है, उस टाइम इसका हवा का स्पीड इतना रहेगा, सब चीज़ डिटेल हम लोग लगा लेते हैं, जिसके कारण जो चक्रवात होता है उससे जो है वो क्षति कम देखने को मिलती है आजकल के ज़माने में। ठीक है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात शेल्टर, तटबंध डाइट, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ जाता है। कि अब इसको जो भी हवा है, हवा को हम लोग रोकने के लिए क्या करेंगे? हवा को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाएंगे, ताकि पेड़ से जो हवा टकराएगी तो उसकी गति कम होगा। क्योंकि जो आप देखें उष्णकटिबंधीय यानी जो बंगाल के खाड़ी में जो भी चक्रवात आते हैं उसका हवा का स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहता है। तो इसको कम करने के लिए इसको कहीं ना थोड़ा थोड़ा टकराना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, पेड़ पौधे से टकराएगा, थोड़ा सा पेड़ पौधे से टकराते टकराते इसका स्पीड कम होगा। तो इसके लिए हम लोग को पेड़ पौधे भी उगाने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो है, लेकिन हम लोग भारत, बांग्लादेश, म्यांमार के जो लोग हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण जो है वह अधिक सब चीज पता रहते हुए भी हम लोग को नुकसान अधिक झेलना पड़ता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित या महाविविध दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम है। ठीक है। जो मानवकृत घटना है या कारणों या दुर्घटना या जो अभी हम लोग लापरवाही का ये परिणाम होता है आपदा, जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति या मानव पीड़ा, पर्यावरण की हानि और विनाश हो, जिसकी प्रकृति या परिणाम प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे है। ठीक है। यानी जो है वो प्राकृतिक में रहने वाले जो है, हम लोग प्रकृति को इतना यूज करते हैं गलत तरीके से, तो और जो प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो फिर हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी जो सहन क्षमता होती है उससे ऊपर होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की स्थापना 27 दिसंबर 2006 में किया गया, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इसका स्थापना 2006 में किया गया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों की स्थापना भी किया गया है, जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता 2009 में गठन किया गया। और ये जो है डीडीएम यानी जो है वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष उस जिला के डीएम के होते हैं। ठीक है। यानी जो सेंटर में उसका पीएम करते हैं, स्टेट में उसका सीएम करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में जो है उसका कौन करते हैं? डीएम करते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपदा को लेकर रोकने के लिए यहाँ पे सब चीज व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन तब भी इस पे बहुत ज्यादा काम नहीं होने का कारण हम लोग को बहुत यहाँ पे झेल देखने को मिलता है, बहुत सारे जो है वह नुकसान झेलने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वह जो है जो भी आपदाएं आने वाले प्राकृतिक आपदाएं से संबंधित जो भी फैक्ट था उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग भारत की परियोजनाओं के बारे में देखेंगे, और चैप्टर नंबर 9 देखेंगे। फिर हम लोग इसी नेक्स्ट क्लास में, जो कल जो 4 बजे फिर से क्लास आएगा, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 भी देखेंगे। और चैप्टर नंबर 10 देखने के बाद जो है फिर एक जो है वह हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो बुक है क्या हो जाएगा, ये बुक समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन हो लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99 55 12 82 11 को यहाँ पे जो है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको चीज़ें सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।